आर भी नहीं जानते, राष्ट्रीयता की परिभाषा तक शमशेर सिंह गोगी को पता नहीं है। अगर शमशेर सिंह जी हमारे सामने प्रत्याशी के रूप में आए तो असंध की जनता अपने आप पूछ लेगी, भाई 5 साल किंगे था, कड़े था, के करे था। वे तो इतनी वोटें भी नहीं जुटा पाए थे जितनी जमानत जब्त होने से बचने के लिए चाहिए होती है। सबको साथ लेकर के हम 2024 में असंध का किला फतेह करेंगे। इस लड़ाई में समाज के प्रत्येक वर्ग को साथ लेकर के चलेंगे। विधानसभा का चुनाव अफवाहों का चुनाव नहीं होगा। नमस्कार, चैनल 4 न्यूज इंडिया में आपका स्वागत है। बहु आपके साथ ज्योति सिंह। इस वक्त हम असंध विधानसभा में हैं और हमारे साथ हैं असंध विधानसभा से बीजेपी के टिकट की दावेदारी करते हुए डॉक्टर वीरेंद्र सिंह चौहान जी। और आपको बता दें कि वर्तमान में हरियाणा से बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता भी हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका जी। नमस्कार और आप पधारे असंध की धरती पर, आपका स्वागत है जी। सबसे पहले एक बार, क्योंकि आप टिकट की दावेदारी कर रहे हैं, तो जब दावेदारी की बात आती है तो मुद्दे की भी बात कर लेनी चाहिए। ऐसे कौन से मुद्दे हैं जिन्हें लेकर आप असंध की जनता के बीच में जाना चाहते हैं? देखिए, असंध की जनता के बीच में तो मैं पिछले 10-12 साल से लगातार हूँ। असंध का चौतरफा विकास हो, इसके लिए प्रयास उस दिन जब मैं पहले दिन सियासत में आया था। मैं पत्रकारिता में रहा हूँ लंबे समय तक, पत्रकारिता का शिक्षक रहा हूँ, प्रोफेसर रहा हूँ। और ये दोनों काम करने के बाद जब मैंने तय किया कि मुझे सार्वजनिक जीवन में जाना है, सियासत करनी है, राजनीति में जाना है, तो हम लोगों ने पूछा लोगों से, असंध के लोगों से पूछा, यहाँ के कार्यकर्ता मित्रों से पूछा कि वो मसले बताइए जिन पर हमें काम करना चाहिए, असरदार काम करना चाहिए, जनता की आवश्यकताएं क्या हैं। तो ज्योति जी, मैं बताना चाहूंगा, शुरुआत हमने कहाँ से की। उस समय 2012-13 की बात ये है, लोगों ने कहा कि साहब 30 बरस हो गए और असंध जो कि एक सब डिवीजन है, उस पूरी सब डिवीजन में या असंध शहर से 40 किलोमीटर के दायरे में चारों तरफ 4 जिला केंद्र हैं और इस क्षेत्र में एक भी गवर्नमेंट कॉलेज नहीं है, राजकीय महाविद्यालय है ही नहीं। कॉलेज के नाम पर, डिग्री कॉलेज के नाम पर केवल और केवल असंध में जीवन चानन महिला महाविद्यालय, एक कॉलेज, प्राइवेट कॉलेज चल रहा था। तो लोगों ने कहा कि पहला काम ये कर दीजिए, अगर ये हो जाए तो बल्ले बल्ले हो जाएगी। मैं आज आपके साथ जब बैठा हूं तो मैं गर्व के साथ कह सकता हूं कि हमने कॉलेज बने असंध में इसकी मुहिम चलाई। 74-75 गांव की पंचायतों को साथ में जोड़ा, बार एसोसिएशन से लेकर के और भारत विकास परिषद और अन्य राजनीतिक दलों को भी बुलाया, आइए हमारे साथ इस संघर्ष में शामिल होइए। 22-23 सामाजिक संस्थाएं, अधिकांश राजनीतिक दल, उनकी अगुवाई की, आंदोलन किया, धरना, सेमिनार्स, मशाल जुलूस, सब कुछ किया। और इतना दबाव उस समय की मौके की सरकार, भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी की सरकार, उस पर बनाया कि जो भूपेंद्र सिंह हुड्डा हम लोगों के सामने एक दिन ये कह गए कि असंध में कॉलेज को नहीं दूं, उन्हीं भूपेंद्र सिंह हुड्डा को उस आंदोलन के दबाव में ज्योति जी असंध के लिए कॉलेज घोषित करना पड़ा। आज उस कॉलेज की अपनी बिल्डिंग है, उस कॉलेज की बिल्डिंग बनी, वो कॉलेज अस्तित्व में आया। केवल इतना नहीं, आज पिछले 10 साल की हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार के प्रयत्नों से हमारे विधानसभा क्षेत्र में 3 कॉलेज हैं। एक ये कोएड कॉलेज है और 2 महिला कॉलेज, एक पाढ़ा में और एक जुंडला में। तो शिक्षा से क्योंकि मेरा संबंध था, शिक्षा के विषय को लेकर हम लोग शुरू हुए और उस दिशा में हम आगे बढ़े। इस क्षेत्र में और खास तौर पे शहर की बात जब चलती थी तो शहर में लोग ये कहते थे जी कि शहर में डिवाइडर बन जाए, तो शहर, क्योंकि एक सड़क के दोनों तरफ शहर है, बाजार है, तो लोगों को सुविधा भी हो जाएगी, सौंदर्य भी बढ़ेगा। हम लोगों ने प्रयास किया, शहर में डिवाइडर बना। जब मैं सियासत में आया था, कांग्रेस की सरकार थी, मैंने पहले बताया, संयोग से आज तो वो भाजपा में है, पंडित जिलेराम शर्मा, उस समय वो यहाँ के विधायक थे और उस समय की कांग्रेस सरकार को समर्थन दे रहे थे। उनके कार्यकाल में बाईपास बने, एक सर्कुलर रोड बने शहर के चारों तरफ, ये बात चली। तो बनाने तो लगे, सरकार ने बनाया भी, लेकिन 11 फुट का पतला सा, संकरा सा, आप उसे यूं भी कह दें बेकार सा, अनुपयोगी सा एक बाईपास उन्होंने बना दिया।
कार्य की इतिश्रुति हुई है एक हाँ, तरीके से। इतिश्री कर दी, करना था, करने के लिए कर दिया, उपयोग करने के लिए शायद नहीं बनाया। लोगों ने कहा कि इस पे तो भाई ये लगता ही नहीं कि कुछ बना है। अच्छा। जब हमारी सरकार बनी 14 में, उसके बाद हमने तय किया कि इस बाईपास को नए सिरे से बनाएंगे, इसकी वाइडनिंग होगी। आज जब मैं आपसे बात कर रहा हूं तो असंध का बाईपास करीब करीब 90 करोड़, इससे ज्यादा भी शायद उसकी लागत हो, उससे बन करके तैयार है। शहर को चारों तरफ से वो एक रिंग रोड की तरह घेरता है, चौड़ा है, बेहतरीन बनकर तैयार हुआ है। ऐसे बहुत सारे काम निरंतर लोगों के बीच में रहकर मैंने, हमारी पार्टी की टीम ने, हमारे कार्यकर्ताओं ने सरकार के सहयोग से, क्योंकि राज्य सरकार हमारी है, हमने किए हैं। आज असंध का अस्पताल, जो पूर्व की सरकार है उसको 50 बेड के अस्पताल के रूप में छोड़कर गई थी, हमने उसको 100 बेड का अस्पताल बनाने का सिलसिला शुरू कराया। आज नहीं तो कल, 2-4 दिन के भीतर ऐसा लगता है कि उसके टेंडर फ्लोट कर दिए जाएंगे। असंध का नागरिक अस्पताल आने वाले दिनों में 100 बेड का अस्पताल हो जाएगा। जब हम आए थे एक्सरे की मशीन भी नहीं थी, हम लोग उस समय के मुख्यमंत्री को चिट्ठियां लिखते थे। आज 24 घंटे यहाँ एक्सरे की सुविधा है, दूसरे लैब टेस्ट भी हो जाते हैं। चौहान जी, एक और सवाल है, क्योंकि ये तो आप समाज सेवा से जुड़े हुए हैं और बीजेपी की तरफ से आप मुहिम चलाते रहते हैं और आप क्षेत्र में एक्टिव हैं, पर क्योंकि आप विधायक तो है नहीं, आपके जो वर्तमान विधायक है शमशेर सिंह गोगी जी, उनके कार्यों की बात कर लेते हैं, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि जहाँ तक जो भी आपने कार्यों की बात की वो एक विधायक के अंतर्गत आता है, उनको करना चाहिए। तो क्या इन 5 सालों में ऐसे कौन से काम हैं जो उन्हें करनी चाहिए और जो नहीं हुए हैं और जिसे लेके शायद जनता नाखुश है? देखिए, महत्वपूर्ण बात यह है कि इस सरकार में अगर कोई पूर्व की सरकार होती ना, कांग्रेस की सरकार होती और विधायक हमारा होता, तो साधारणतया विधायक ये आरोप लगा सकता था, साहब सरकार सहयोग नहीं करती, मैं तो विपक्ष में बैठा हूं। लेकिन संयोग से और गर्व से मैं ये बात कहता हूं कि हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार के दौरान असंध के लोगों ने दुर्योग से शमशेर सिंह गोगी जी को, कांग्रेस के प्रत्याशी को चुन लिया, और कांग्रेस के प्रत्याशी जब विधायक बने तो अगर सरकार नकारात्मक सोच वाली होती, सरकार सहयोगी रवैये वाली न होती, तो विधायक कहीं भी खड़े होकर के कह देते मेरी कोई सुनदा नहीं, मेरी कोई सुनवाई नहीं, मेरे काम नहीं होंगे। लेकिन मैं उस सरकार का प्रतिनिधि और प्रवक्ता हूं, उस पार्टी के प्रवक्ता के नाते बोल रहा हूं, असंध के प्रतिनिधि के नाते बोल रहा हूं कि इस सरकार ने, हमारे मुख्यमंत्री जी ने विपक्ष के विधायकों को भी विधायक निधि दी। उनको कहा इतनी इतनी सड़कों को आप रिकमेंड कर सकते हैं, इतने करोड़ रुपए आप विकास के कार्यों के लिए क्षेत्र में लगवा सकते हैं। सरकार ने विधायक की विपक्ष में रहते हुए भी सुनी, लेकिन असंध के लोग जानते हैं कि असंध के विधायक, कांग्रेस के विधायक, वे इन 5 सालों में कहीं कायदे से काम करते हुए दिखे नहीं, काम करने का प्रयास करते भी दिखे नहीं। इक्का दुक्का बार अगर वो कहीं मीडिया में, सोशल मीडिया में दिखे भी तो केवल और केवल रुदाली करते हुए नजर आए, केवल और केवल मीन मेख निकालते हुए नजर आए, केवल और केवल राजनीतिक जुमलेबाजी, जिसमें भाजपा को गालियां देना, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ जिसके बारे में वो र भी नहीं जानते, आर भी नहीं जानते, राष्ट्रीयता की परिभाषा तक शमशेर सिंह गोगी को पता नहीं है, लेकिन राष्ट्रवाद के मसले पर आड़ी तिरछी, निरर्थक, कुतर्कपूर्ण बातें करते हुए उनको देखा और सुना गया। मैं ये कह सकता हूं कि विपक्ष में तो थे शमशेर सिंह गोगी इन 5 साल में, लेकिन उनके हाथ पांव खुले हुए थे। वे चाहते तो अड़कर और आग्रह पूर्वक अपने क्षेत्र के और बहुत से कामों में पहली पंक्ति में खड़े हुए नजर आ सकते थे। काम नहीं होते तो लोगों को कहते, वेखो मैं इत्थे खलोता पिया सी, मैं इधर तुहाडे वास्ते लड़ रहा सा ते साडे काम नहीं होए। भाई साहब नजर ही नहीं आए, भाई साहब दिखे ही नहीं। अब आप दिखे नहीं और केवल दिखे भी तो कोसते हुए, रुदाली करते हुए दिखे, तो स्वाभाविक है अब जब चुनाव आएंगे और अगर शमशेर सिंह जी ही हमारे सामने प्रत्याशी के रूप में आए तो असंध की जनता अपने आप पूछ लेगी, भाई 5 साल किंगे था, कड़े था, के करे था, के कुछ करया धरा क्यों नहीं? ये सारे सवाल उनसे लोग स्वयं पूछ लेंगे। मैं ये कह सकता हूं
एक विधायक के रूप में शमशेर सिंह गोगी जी के पास असंध की जनता को दिखाने के लिए उनके द्वारा किया या कराया गया हुआ कोई ठोस काम नहीं है। ये तो हम लोग निरंतर लगे रहे असंध की जनता के की पहरेदारी करने में, तो हम असंध को इन 5 सालों में विपक्ष का विधायक होते हुए भी कई मायनों में आगे बढ़ा पाए हैं। चाहे अस्पताल आगे बढ़े हों, चाहे बिजली की फैसिलिटी बेहतर हुई हो, चाहे सड़कें बेहतर हुई हो, सरकार के प्रतिनिधियों की इंटरवेंशन, सक्रियता, सकारात्मक हस्तक्षेप के कारण वो चीजें संभव हुई हैं। प्रतिपक्ष के विधायक वो अपना पक्ष रखते हुए भी नहीं दिखे। छोड़िए असंध के लोगों का, वो तो कांग्रेस का पक्ष भी ढंग से रखते हुए दिखाई सुनाई नहीं दिए। ठीक है चौहान जी, थोड़ा हम फ्लैशबैक में जाते हैं, 2019 में चले जाते हैं, क्योंकि अब मैं समझना चाहूंगी, क्योंकि आप भी क्षत्रिय समाज से आते हैं और शमशेर सिंह गोगी भी आते हैं, और उनके विपक्ष में नरेंद्र सिंह ने बीएसपी से 2019 में उनके मैदान में खड़े थे उनके सामने, और तीसरे नंबर पर जो आए थे वो बख्शी सिंह जी थे, तो वो भी तीसरे नंबर पर आए थे। 2,000 वोट का मार्जिन था, क्योंकि शमशेर सिंह लगभग 32,000 वोट उन्हें मिले थे और नरेंद्र सिंह थे, उन्हें 30,000 वोट मिले थे। 28,000 वोटों पर बीजेपी तीसरे नंबर पर थी पिछली बार। तो मैं ये फैक्टर जानना चाहती हूँ कि यहाँ पे क्षत्रिय वोटों को लेकर, क्योंकि 2-2 हजार की वोटों की मार्जिन किसी विधानसभा में, मुझे यहाँ पे मैं थोड़ी सी आश्चर्यचकित हूँ, क्योंकि बहुत कम मार्जिन है ये। देखिए, इस बात को यूं देखिए कि ये पहला चुनाव नहीं था जब 2-2 हजार के मार्जिन से 2-3-4 प्रत्याशी रहे हों। इससे पहले जब पंडित जिलेराम शर्मा विधायक बने, सीपीएस रहे, वे तो इतनी वोटें भी नहीं जुटा पाए थे जितनी जमानत जब्त होने से बचने के लिए चाहिए होती हैं। अच्छा। 20,000 से नीचे वोटों के साथ असंध के विधायक जिलेराम जी बन गए थे, और उस समय भी मुझे लगता है 4 या 5 प्रत्याशी ऐसे थे क्रमवार जिनके वोटों का अंतर एक दूसरे के साथ 1500 2000 का था। इसका एक कारण है कि बहुत सारी चीजें अपने यहाँ आप जानते ही हैं, हम बहुत बार कहते हैं साहब जाति समाप्त होनी चाहिए, जाति की बात होनी नहीं चाहिए, लेकिन ये भी तो कहते और सुनते हैं कि जाति है कि जाति नहीं। लाख प्रयास करने के बावजूद भी जाति उमड़ घुमड़ कर चुनाव में भी आ जाती है, राजनीति में भी आ जाती है, और सारे मसलों पर तो आती ही है। असंध विधानसभा क्षेत्र में अलग अलग जाति समूहों की अगर आप बात करेंगे तो 3-4 जाति समूहों की वोट वो लगभग एक समान है। 2,000-3,000 का अंतर होगा, किसी की 2,000 कम, किसी की 2,000 ज्यादा। तो जब चुनाव एकदम जातीय लाइन पर खिंच जाता है तो स्वाभाविक रूप से फिर वोटें ऐसे ही वोट शेयर वो कम माने कुल वोट कम हो जाएंगे। अधिक प्रत्याशी, हर जाति का कोई एक उम्मीदवार आ गया और वो जरा सा भी स्ट्रॉन्ग उम्मीदवार हुआ तो वो अच्छी वोट ले जाएगा। तो चुनाव विचित्र होता है असंध का। लेकिन मैं जिस पार्टी में काम करता हूं, मैं जिस विचारधारा में विश्वास रखता हूं, हम ये मानकर चलते हैं कि जाति सबकी सम्माननीय है, जाति का अभिमान सबको अपनी अपनी का होना चाहिए, परंतु जाति से पहले राष्ट्र आता है, जाति से पहले देश आता है। भारत माता सब जातियों की माता है और हम सबका साथ सबका विकास, इस मंत्र में यकीन, विश्वास और भरोसा रखते हैं, इस मंत्र के हिसाब से काम करते हैं। मेरी पार्टी यदि मेरे जैसे किसी कार्यकर्ता को चुनाव मैदान में उतारेगी तो चुनाव किसी एक जाति समूह का नहीं होगा, चुनाव वो सर्वजातीय होगा और भारतीय जनता पार्टी के साथ सभी समाज के सभी प्रमुख वर्गों के लोग वो मजबूती के साथ खड़े होंगे। मैं तो आज भी कहता हूं कि अधिकांश जाति समूहों में हमारे कार्यकर्ता भी हैं, हमारे नेता भी हैं, और सबको साथ लेकर के हम 2024 में असंध का किला फतेह करेंगे। भारतीय जनता पार्टी की सरकार तीसरी बार हरियाणा में बने, ये हमारा एकमात्र उद्देश्य है, और इस लड़ाई में समाज के प्रत्येक वर्ग को साथ लेकर के चलेंगे। ठीक है, एक और सवाल है, क्योंकि एक बार लोकसभा चुनाव के नतीजों को रिमाइंड कर लेते हैं। बिल्कुल।
बीजेपी का समर्थन कर रहे हैं आप, और आप जानते हैं कि बीजेपी का जो वोट शेयर है लोकसभा चुनाव में बहुत गिरा है। तो 50-50% का खेल था 2024 के लोकसभा में। विधानसभा में आपको कैसी तस्वीरें देखने को मिल सकती हैं? देखिए ज्योति जी, ये जो लोकसभा का चुनाव था, अगर मैं कहूं कि ये अफवाहों पर आधारित चुनाव था, इस चुनाव में ठोस, सॉलिड, देसी में कहना हो तो निग्गर ऐसे मुद्दे प्रतिपक्ष ने सामने रखे नहीं। रखते भी कहां से, उनके पास मुद्दे थे नहीं। जब उनके तर्कश में कोई ठोस तीर नहीं था, ब्रह्मास्त्र कोई था नहीं, कोई धांसू शक्ति मुद्दे के रूप में उनके पास थी नहीं, तो आखिर में उन्होंने अफवाह अस्त्र निकाला और अफवाह अस्त्र को ऐसे चलाया कि वो कहीं ना कहीं असर करता हुआ दिखाई दिया। होता है कभी कभार कि अफवाह अस्त्र भी चल जाता है, झूठ भी चल जाता है। मैं आपको क्या बताऊं, आप इस बात को अच्छे से जानते हैं। इस चुनाव में प्रतिपक्ष ने एक बड़ा मुद्दा ये उछाला जो कि कोरा झूठ था कि अगर नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी 400 पार चले गए तो ये भारत के संविधान को खूंटी पर टांग देंगे, संविधान को बदल डालेंगे, बाबा साहब अंबेडकर का संविधान नहीं रहेगा, संविधान नहीं रहेगा तो आरक्षण नहीं रहेगा, संविधान नहीं रहेगा तो गरीब तबके को मिलने वाली बहुत सारी सुविधाएं वो रातों रात चली जाएंगी। अब किसी को ये लग जाए कि तेरी ये सुविधा जाने वाली है, जच जाए, ना जचता तो बात दूसरी थी। हमें ये लगता है कि वो गरीब तबके के लोगों में, अनुसूचित जातियों में ये बात फैलाने में, इस अफवाह को उनके गले उतारने में सफल रहे और उसके कारण बड़ी संख्या में वोटों का ध्रुवीकरण हो गया। और गजब की बात यह हुई कि जिनके मनों में संविधान बदले जाने का भय पैदा किया गया, वे कुछ पार्टी के साथ चले गए, वे उस कांग्रेस पार्टी के खेमे में जाकर बैठ गए ज्योति जी, जो कांग्रेस पार्टी स्वतंत्र भारत में आजादी के बाद, भारत के गणतंत्र बनने के बाद संविधान की सबसे बड़ी हत्यारिन कही जा सकती है। अभी 25 जून गया है, 25 जून को 50 साल पहले कांग्रेस पार्टी ने संविधान को निलंबित कर दिया था, सस्पेंड कर दिया था, सारे अधिकार खूंटी पर टांग दिए थे, सारे देश को जेल में तब्दील कर दिया था, सब विपक्षी दलों के नेताओं को कारागार में डाल दिया था, जमानत तक होने नहीं दी थी, जुडिशरी के अधिकार छीन लिए थे, पार्लियामेंट नाम की कोई चीज बची नहीं थी। केवल इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री बनी रहे, इसके लिए जिस कांग्रेस पार्टी ने संविधान की धज्जियां उड़ा दी थी, उस कांग्रेस पार्टी के साथ चले गए। अब इससे बड़ी विडंबना क्या हो सकती है? अच्छा चौहान जी, क्योंकि आप मैं इसमें एक बात जोड़ूंगा कि लोकसभा का चुनाव वो अफवाहों का चुनाव था, विधानसभा का चुनाव अफवाहों का चुनाव नहीं होगा। विधानसभा का चुनाव मुद्दों का चुनाव होगा। हरियाणा के हित अहित की बात, हरियाणा के नौजवानों के भविष्य की बात, इस पर हम विधानसभा का चुनाव लड़ेंगे। और विधानसभा के चुनाव में हरियाणा की जनता ज्योति जी किसी भी कीमत पर हरियाणा की कमान, चंडीगढ़ वाले तिरंगे की डोर वो उस कांग्रेस पार्टी को नहीं सौंपेगी जिस कांग्रेस पार्टी ने हरियाणा में सरकारी नौकरियां, उनकी मंडी खोली थी। अच्छा, जो तबादलों में बाजार चलाते थे, जाति, जिला और नोटों का किसके पास कितना बड़ा झोला है, ये देख करके सरकारी नौकरियां देते थे। ऐसी कांग्रेस को फटकने भी नहीं देंगे सत्ता के आसपास। भारतीय जनता पार्टी ने, खासतौर पर मनोहर लाल जी 9.5 साल मुख्यमंत्री रहे, उनके कार्यकाल में पर्ची खर्ची का सिस्टम मिटा दिया। हर जाति समूह के लोगों को नौकरियां मिली, लेकिन इसलिए नहीं कि वो उस जाति के हैं, इसलिए नहीं कि अमुक नेता के रिश्तेदार हैं, अफसर के रिश्तेदार हैं। नौकरी मिली इस आधार पर कि बच्चे ने मेहनत की, मेरिट में आया, नंबर लेकर के आया, परीक्षा उत्तीर्ण की, कुशलता के आधार पर, कुशलता के आधार पर मेधा और मेहनत दोनों का सम्मान हुआ। अब हरियाणा के लोग मेहनत के साथ खड़े होंगे कि लूट खसोट के तंत्र के साथ खड़े होंगे? इसमें यह अगर सवाल आप पूछोगे, सब जगह से जवाब मिलेगा, हम मेहनत के साथ हैं, हम मेधा के साथ हैं, हम मेरिट के साथ हैं, हम भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं। अच्छा चौहान जी, क्योंकि आपने संविधान की बात की, आपने कहा कि बरगलाया गया है लोगों को, भड़काया गया है लोगों को और अफवाहों की राजनीति हुई और इसलिए लोकसभा चुनाव में ऐसे नतीजे निकलकर सामने आए जी।
लोकसभा चुनाव में क्योंकि संविधान की जब बात आई तो एक जो वर्ग है, एक वर्ग को, एक समुदाय को साधने की कोशिश की गई, क्योंकि उस एक वर्ग को डर था कि कहीं आरक्षण खत्म ना हो जाए, संविधान पे अगर आ जाती है तो उनका अधिकार ना छिन जाए। यानी आपने एक अनुसूचित जाति जनजाति की बात की, आपने SC ST OBC की बात की। तो क्या आपको लगता है कि इस लोकसभा चुनाव में जो वोट शेयर गिरे हैं, ये इन्हीं ने अपना वोट बीजेपी से लेकर कांग्रेस के झोली में डाला? एक बड़ा जो हमारा नुकसान हुआ है, वो ओबीसी में नहीं हुआ। ओबीसी मजबूती के साथ भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़ा रहा, हरियाणा में भी खड़ा रहा, हरियाणा के बाहर भी खड़ा रहा। अनुसूचित जातियों का एक बड़ा हिस्सा हमसे छिटक करके चला गया। हमें इतना समय नहीं मिल पाया चुनाव प्रचार के दौरान, क्योंकि कभी कभी क्या होता है, सामने वाला झूठ फैलाता है और आपके पास समय होता है तो आप उसको काउंटर कर पाते हैं। हम कायदे से काउंटर नहीं कर पाए। हम अब जो समय हमारे पास है, उस समय में समाज के उन तबकों के पास जिन्हें भ्रमित करके भाजपा से थोड़ा बहुत दूर ले जाने में कांग्रेस और उसके मित्र कामयाब रहे, हम उनको वापस अपने घर वापसी उनकी करा पाएंगे, हमें विश्वास है। आपको विश्वास है? ठीक है, इसी विश्वास के साथ एक और प्रश्न ले लेते हैं चौहान जी। चौहान जी, क्योंकि मुख्यमंत्री की कुर्सी के लिए दीपेंद्र हुड्डा दावेदारी कर रहे हैं लगातार, और विधानसभा चुनावों में कई ऐसे मुद्दे, क्योंकि आपने कहा कि ये चुनाव मुद्दों का चुनाव होने वाला है, और नायब सिंह सैनी है, नए हैं, और ऐसे में जनता कैसे विश्वास बना पाएगी? क्योंकि दीपेंद्र हुड्डा के कार्यों को जनता जानती है, हरियाणा की जनता। नायब सिंह सैनी इनके लिए नए हो सकते हैं बतौर मुख्यमंत्री। क्या आपको लगता है कि इसमें चुनौती है? एक बात, नायब सिंह सैनी जी नए नहीं हैं। नायब सिंह सैनी जी, हाँ, मुख्यमंत्री तो दीपेंद्र तो बना ही नहीं अभी तक। दीपेंद्र हुड्डा को तो अभी बनना है, तो उनसे पहले मुख्यमंत्री नायब जी हो गए। दीपेंद्र हुड्डा को तो कभी जीवन में मौका मिला तो मंत्री बनेंगे, लेकिन नायब सिंह सैनी तो मंत्री भी रह चुके हैं। मैं आपको इस बात को इस तरह से रखना चाहूंगा, नायब सिंह सैनी जी वे धरातल से उठे हुए कार्यकर्ता हैं। नायब सिंह सैनी जी भारतीय जनता पार्टी के युवा मोर्चा से शुरू होकर और आज भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष भी हैं और हरियाणा के मुख्यमंत्री भी हैं। पार्टी संगठन में काम करते करते वे विधायक बने, वे मंत्री बने, वे सांसद बने, फिर से विधायक बन गए हैं और आज मुख्यमंत्री भी हैं। तो इसलिए दीपेंद्र सिंह हुड्डा के साथ अगर कोई तुलना करेगा तो नायब सिंह सैनी जी का एक्सपोजर, नायब सिंह सैनी जी का अनुभव वो अपेक्षाकृत ज्यादा है, क्योंकि नायब सिंह सैनी जी ने राजनीति वो तश्तरी में, विरासत में पाई नहीं है। नायब सिंह सैनी जी ने तपस्या करके, साधना करके, एक साधारण किसान के घर में पैदा होकर के, जिसकी जमीन का जो हिस्सा है, टुकड़ा है, वो भी बहुत छोटा सा रहा होगा, वहां से उठ करके कोई व्यक्ति नायब सिंह सैनी बनता है। और कोई दीपेंद्र सिंह हुड्डा, अगर आप दीपेंद्र हुड्डा को ही सोच रहे हैं कि कांग्रेस उनको मुख्यमंत्री बनाने की सोच रही है, तो दीपेंद्र सिंह हुड्डा कौन है? परदादा MLC, दादा कई सदनों के सदस्य रहे, पिता सांसद और मुख्यमंत्री रहे। दीपेंद्र सिंह हुड्डा को तो राहुल गांधी की तरह जो मिला वो विरासत में और तश्तरी में रख करके मिला, संघर्ष में पाया तो नायब सिंह सैनी ने पाया। इसी कारण से हमें विश्वास है हरियाणा की जनता वो खानदानी जो राजनीति है, परिवार की राजनीति है, वंशवाद की जो राजनीति है, एक ही कुनबे की जो राजनीति है, मैं नहीं कहता, कांग्रेस की नेता कुमारी शैलजा कहती हैं, उस राजनीति को 24 में एक बार फिर से नकारेगी। भारतीय जनता पार्टी ने जो व्यक्ति मुख्यमंत्री बनाए नायब सिंह सैनी जी, वो समाज के गरीब तबके से आते हैं, वो स्वयं आगे बढ़े हैं। ही इज अ सेल्फ मेड मैन। तो एक सेल्फ मेड मैन और एक पैराशूट से पारिवारिक विरासत के कारण उतरे हुए दीपेंद्र सिंह हुड्डा में से अगर तुलना होगी तो निश्चित तौर पर नायब सिंह सैनी जी को वरीयता मिलेगी। और महत्वपूर्ण बात यह है, लड़ाई मुख्यमंत्री की कुर्सी की नहीं है, लड़ाई तो हरियाणा के भविष्य की है। हरियाणा का भविष्य किसे सौंपा जाना चाहिए? हरियाणा का भविष्य राजवंश चलाने वाले, प्रजातंत्र में भी राजवंश चलाने वाले लोगों को सौंपना है क्या नए सिरे से? हरियाणा की जनता इस सवाल पर फैसला करेगी। भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी कांग्रेस के आज की तारीख में हरियाणा के कर्ता धर्ता हैं, लेकिन सब जानते हैं इस बात को कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी वो
पूरे हरियाणा के नेता कभी नहीं बन पाए। जब मुख्यमंत्री भी थे, क्या कहते थे लोग, उन्हीं की पार्टी के लोग कहते थे कि भाई सब 3 जिलों के नेता हैं, सोनीपत, झज्जर, रोहतक। उनकी व्यक्तिगत पैठ उस क्षेत्र में रही है। और उसी क्षेत्र में एक और बात भी है कि उसमें जोड़ देनी चाहिए, इनकार नहीं कर सकते वो। उसी क्षेत्र में हमारी भारतीय जनता पार्टी ने पिछले लोकसभा चुनाव में पिता को भी हराया, माने दीपेंद्र सिंह हुड्डा, रोहतक हारे, और साथ में बगल में सोनीपत में चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा लड़ रहे थे, हमने उनको भी हराया। राजनीति में ऊपर नीचे चलता रहता है। 2024 ज्योति जी तय मानिए, मुझे कहीं कोई संशय नहीं दिखाई देता। आप साधारण लोगों से मिलेंगे गांव में जाकर, वो भी आपको यही कहेंगे कि 24 की लोकसभा का जो परिणाम है, विधानसभा के चुनाव में उसका कोई भाषानुवाद होने वाला नहीं है। अच्छा भाई वो अंग्रेजी में था, इसने हरियाणवी में या हिंदी में ट्रांसलेट कर दो, कुछ बदलेगा नहीं, जू का त्यों आएगा, ऐसा नहीं होने वाला। लोकसभा के फैक्टर्स अलग थे, विधानसभा के जो मुद्दे हैं वो अलग होंगे, चेहरे अलग हैं, उनकी बात करने का अंदाज अलग है, अलग विषयों पर चुनाव होगा। हरियाणा के भविष्य का चुनाव है और उस चुनाव में भारतीय जनता पार्टी नए सिरे से, नए अंदाज में एक बार पुनः, मैं ये कह रहा हूं कि 19 से बेहतर अंतर के साथ 19 से अधिक सीटें जीत करके अपने दम पर तीसरी बार की सरकार हम बनाएंगे। मुझे इसमें कोई संशय नहीं दिखाई देता। आप गांव में भी जाएंगे, हमारा विरोधी भी दबे स्वर में भले कहे, वो स्वीकारेगा, सरकार तो बीजेपी की ही बनेगी। अच्छा, एक चीज और है, ये तो आपने वही बात की जो मैंने सोशल मीडिया में पढ़ा था कि कुछ भी हो, आएगा तो मोदी ही। खैर, एक और सवाल है, क्योंकि विपक्ष से भी हम कई बार मुखाबित हुए और बातें हुई। उन्होंने एक लाइन, स्लोगन हालांकि अभी उसे घोषित नहीं किया गया है, पर वो एक लाइन कहते हैं लोकसभा में हाफ और विधानसभा में साफ। किस सफाई की बात हो रही है? देखिए, वो किस सफाई की बात कर रहे हैं मुझे नहीं पता, लेकिन ज्योति जी मैं एक बात साफ साफ कहना चाहता हूं, कांग्रेस पार्टी 0 से लोकसभा में हाफ पर आई है, विधानसभा में 0 से हाफ पर आई कांग्रेस पार्टी को हम साफ करने जा रहे हैं। साफ करने जा रहे हैं। लोग, हरियाणा के लोग कांग्रेस पार्टी को आपसी कलह के कारण पतन के गर्त की तरफ तेज गति से बढ़ती हुई कांग्रेस पार्टी को लोकसभा के इस चुनाव में हरियाणा की जनता, हरियाणा का मतदाता कहेगा हमें कीजिए माफ, लोकसभा में आप थे हाफ और विधानसभा में हम आपको करने जा रहे हैं साफ। उनकी सफाई होने वाली है, पक्के तौर पर होने वाली है। आप मुझे बताइए, लोकसभा चुनाव के बाद 2, 3, 4 दिन तक जरूर हरियाणा में ये रहा, अरे भाई कांग्रेस को 5 सीटें मिल गई, कांग्रेस बढ़ रही है। उसके बाद तो कांग्रेस का ग्राफ जो एक बार यूं लगा था यहां गया, अब वो इस तरफ जा रहा है। कांग्रेस के प्रमुख नेता छोड़कर जा रहे हैं ज्योति जी। किरण चौधरी, श्रुति चौधरी, सांसद रही श्रुति किरण, वो कई बार 5 बार शायद विधायक बनी हैं और मंत्री रही हैं। चौधरी बंसीलाल की राजनीतिक विरासत की वो उत्तराधिकारी हैं, सशक्त। उन्होंने कांग्रेस की गुटबाजी से परेशान होकर कांग्रेस का दामन छोड़ा और भारतीय जनता पार्टी का कमल हाथ में थाम करके आज हमारे साथ कदम से कदम मिलाकर चल रही हैं। अभी तो इब्तदाई इश्क है, कांग्रेस वालों को हम कहते हैं रोता है क्या, आगे आगे देखिए होता है क्या। कांग्रेस की गाड़ी से अभी और कई दमदार नेता, कार्यकर्ता वो उतरने वाले हैं, क्योंकि डूबते जहाज से तो चूहे भी वो छलांग लगाना शुरू कर देते हैं। कांग्रेस के डूबते जहाज से लोग उतरने शुरू हो गए हैं और उतरेंगे, नेता भी उतरेंगे, कार्यकर्ता भी उतरेंगे और मतदाता तो पहले से ही मन बना चुका है, भाई खूनी पंजा नहीं चाहिए। कमल जो लक्ष्मी का प्रतीक है, कमल जो तरक्की का प्रतीक है, कमल जो नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत के उत्थान का प्रतीक है, हरियाणा की तरक्की का प्रतीक है। हरियाणा तो उसके साथ खड़ा रहेगा। मैं इसमें एक चीज और जोड़ दूं अगर आप मुझे अनुमति दें। हरियाणा का ट्रैक रिकॉर्ड कई सारे लोग भूल जाते हैं। साधारणतया अगर हरियाणा के अस्तित्व में आने से लेकर आज तक के सभी लोकसभा के चुनावों और विधानसभा के चुनावों को आप देखें, वो आगे पीछे होते रहे हैं। हरियाणा में जिसके साथ
लोकसभा में हरियाणा खड़ा होता है, या यूं कहिए केंद्र में जिसकी सरकार बनती है उसी की सरकार हरियाणा में विधानसभा में भी बनती है। और उसके पीछे लॉजिक ये है कि भाई दिल्ली में यानी केंद्र में किसी और की सरकार बन जा और हरियाणा में किसी और की, तो एक उरा ने खींचेगा, दूसरा परा ने खींचेगा और विकास की जो गाड़ी है वो आगे नहीं सरक पाएगी। हरियाणा की तरक्की के लिए, बेहतरी के लिए, हरियाणा के विकास की गाड़ी को पटरी पर सरपट दौड़ाने के लिए डबल इंजन की सरकार ही चाहिए। और हरियाणा ने हमेशा हमेशा डबल इंजन की सरकार के लिए वोट किया है। हारी हुई, नकारी हुई, नकारात्मकता की राजनीति करने वाली कांग्रेस के साथ हरियाणा कतई खड़ा नहीं होगा। ज्योति जी, तय मानिए हरियाणा में ज्योति जी भाजपा की ज्योति जलेगी और वो केवल ज्योति नहीं रहेगी, हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी की ज्योति वो मशाल बन करके हरियाणा को रोशन करेगी, हरियाणा के उज्जवल भविष्य का रास्ता उसको प्रकाशित करेगी। जी देखिए, तो दर्शकों, देश में स्वच्छता अभियान की बात होती है तो वो स्वच्छता अभियान अलग है और राजनीति में जिस स्वच्छता अभियान की बात हो रही है वो अलग है। क्योंकि कांग्रेस बीजेपी को साफ करने की बात कह रही है लोकसभा में हाफ और विधानसभा में साफ। तो बीजेपी से हमारे प्रदेश प्रवक्ता जी थे, इन्होंने भी कहा कि हम भी उनको साफ करेंगे। जो सफाई अभियान है ये राजनीति में विधानसभा चुनाव के नतीजों के बाद हम देखेंगे कि किसकी कितनी सफाई हुई है। फिलहाल के लिए हम आपसे आज्ञा चाहेंगे। धन्यवाद।